चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। मैं है बातें चीतें तो होते रहेगी, जैसी भी जो भी बात हो रही थी वो इससे स्टार्ट करते हैं से। और वेल्डिंग का मैटर ये था कि सबसे पहले हम लोग जब समझेंगे कि वेल्डिंग एक्चुअली है क्या, तो अगर आप लोगों के हिसाब से भी देखें तो वेल्डिंग एक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी पार्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के, हमारे लिए जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी टॉप रखा हुआ है, पार्ट्स है किसी भी अपने मतलब व्हीकल का देख लो, गाड़ियों का या कोई मशीन का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज है, इन्हें अगर ज्वाइंट करना, तो इसे वेल्डिंग मतलब एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है। अब वेल्डिंग क्या हो गया कि निर्म मतलब स्लाइड मतलब वेल्डिंग का काम है कि सीधा सिंपली वे में ये देख सकते हैं कि वेल्डिंग मतलब इट्स अ परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस। मतलब किसी भी चीज को, आपके किसी भी मेटल पार्ट्स को आपके ज्वाइनिंग देना, परमानेंट ज्वाइनिंग। अब इसमें क्या हो गया, दो चीज आ जाएगी, वेल्डिंग और सोल्डरिंग, दो अलग अलग चीजें आ जाएगी। इसमें क्या होता है, वेल्डिंग मतलब परमानेंट और मजबूती के साथ। पर अगर आप सोल्डरिंग के बारे में कर रहे हैं तो सोल्डरिंग मतलब ये परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं होता, ये एक टेम्पररी ज्वाइन होता है, बट और उतनी मजबूती भी नहीं देता। ये इतनी कमजोर ज्वाइनिंग देगा, उस इस सारी चीजों को हम बोलते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस। बट वेल्डिंग के लिए हो गया कि मेटल पार्ट्स को, ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? कोई रिप्लाई देगा? हेलो? यस सर, आ रही है। हेलो? अरे हाँ। यार बाकी लोग कहाँ चले जाते? 6-7 लोग आ गए थे क्लास में, फिर सारे गायब हो गए। हम्म। समीम है, पंकज है और श्रेय है। जी समर सर। गायब हो गया। तो वेल्डिंग होगी दो टाइप्स की। एक होती है गैस आर्क वेल्डिंग, एक हो गया नॉर्मल का देखा जाए तो आर्क वेल्डिंग, जिसके थ्रू आर्क जनरेट करेंगे पहले, मतलब उस जिस पार्ट पे, जिन दो पार्ट को हमें ज्वाइन करना है, जिन पार्ट को हमें जोड़ना है, उसके लिए सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स को करीब में लाते हैं। फिर फिलर रॉड, जिस वो पार्ट्स, जिस मटेरियल, उस मटेरियल का फिलर फिलर मटेरियल यूज किया जाता है, जो फिलर रॉड के ऊपर लगा हुआ होता है। और उन दोनों ज्वाइनिंग पार्ट्स के ऊपर उनको इतना गर्म किया जाता है। और उनको गर्म करने के लिए एक हो गया, दो अलग अलग प्रोसेस, एक हो गया इलेक्ट्रिक आर्क जनरेशन और एक गैस आर्क जनरेशन। तो गैस आर्क जनरेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गैस आर्क जनरेशन के लिए सिलेंडर यूज करते हैं। एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसकी सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है, और दूसरा चीज हो गया C2H2 मतलब एसिटिलीन सिलेंडर। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और C2H2 जो एसिटिलीन सिलेंडर है ये ब्राउन कलर में आता है। बट कहीं कहीं येलो कलर का भी सिलेंडर यूज किया जाता है। यार बाकी लोग कहाँ चले गए यार, ये क्लास में अभी आते फिर गायब हो गए। एन क्लास लगने के टाइम। तो इसके बाद की प्रोसेस ये देखिए, जैसे इसमें मैंने अलग अलग सेपरेट किया है, गैस वेल्डिंग के लिए और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए। ये मैंने दो अलग अलग सेपरेट इसीलिए किया, जिसमें हम मतलब आर्क जनरेशन हम किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, आर्क जनरेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें को देखते हुए। मतलब देखिए, आर्क जनरेशन का मतलब ही है कि आग लगाना, आर्क जनरेशन मतलब उस जगह पे चिंगारी उत्पन्न करना। तो उस जगह पे हम चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं गैस के थ्रू, और सेकंड प्रोसेस है इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू। तो जो गैस के थ्रू है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन, अब एसिटिलीन तो नॉर्मली जलेगा नहीं, जैसे सेपरेट करके दिया हूं मैं दोनों से। जो एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2, और ये फॉर्मूला आपको वाइवा टाइम पे एग्जाम में
और इंटरव्यू के टाइम पे जब आप इंडस्ट्री लेवल पे भी जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम पे भी कई बार पूछ लेता है कि एसिटिलीन सिलेंडर एक्चुअली है क्या। उसके बाद पूछेगा कि एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है। फिर पूछता है एसिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या होता है, तो ये होता है ब्राउनिश कलर में। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक यूज किया जाता है। ये क्या है, सारे सिलेंडर्स के लिए कोडिंग यूज की जाती है ताकि हम बाद में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बुलाना है या एसिटिलीन सिलेंडर बुलाना है, इस टाइप की चीजों में नहीं रखा जाता। वो सीधा बोला जाता है कि नहीं, ब्राउन सिलेंडर अगर पड़ा हुआ है तो समझ लो एसिटिलीन भरा हुआ है उसमें, ब्लैक सिलेंडर है मतलब उसमें ऑक्सीजन रखा हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए जो भी सत्य प्रकाश जी है। हम्म। फिर सेकंड प्रोसेस है आपका, देखो एक हो गया गैस वेल्डिंग, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। अरे यार बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, ये क्या है, ये ऐसा तीन चार में क्या मजा आएगा। तो सेकंड हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए क्या होता है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, प्लस और माइनस में। तो जो दोनों इलेक्ट्रोड है नॉर्मली अगर आप लोग देखे होंगे तो 250 एम्पियर, 500 एम्पियर ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन्स, 250 एम्पियर, 400 एम्पियर, 500 एम्पियर में छोटी छोटी मशीनें आती हैं। तो ये आप लोग कहीं पे वेल्डिंग शॉप्स में देखे होंगे बहुत सारी चीजें। तो इनमें क्या होता है कि मतलब ये समझ लो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड है एक तो ऑब्जेक्ट पे, मतलब आपका जो भी वस्तु है, जो भी आपके ज्वाइनिंग धातु है उन धातु पे कनेक्ट किया जाता है। सत्य प्रकाश जी आ रहे हैं क्या? हाँ। और सेकंड जो आपका प्रोसेस है, यार ये कहाँ चले गए लड़के रह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सत्य प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग सर। हमारा डीजल के बच्चे तो कोई नहीं है, हमारे में कम बच्चे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे पास भी कहाँ है, मेरे पास भी लड़के लोग आए थे और समर लोग फिर गायब हो गए, कहाँ चले जाते हैं तो। बच्चे का आना जाना काम ही हाँ है। अब आ रहे अगर फीटर वाले, अगर कोई आ डीजल रहे का हैं। वर्क। अभी तो अभी तो आपके बच्चे नहीं आए हैं हमारे पास। हम्म। हम्म। ओके सर, आएंगे तो हम्म। अब देखिए इस आर्क जनरेशन, एक होता है गैस आर्क जनरेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क जनरेशन, ये दोनों प्रोसेस हो गई। अब इस पर बार नहीं जा रहा। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि अब इस मतलब वेल्डिंग के लिए जो जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो जो टेक्निक यूज करते हैं, जो जो मेन मेन वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम किस चीज को क्या बोलेंगे, अब ये तो नहीं है, सारी प्रोसेस तो ये इसका किसका माइक ऑन है? ओमकार अपना माइक ऑफ करो। वेल्डिंग के लिए अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कि वेल्डिंग अब जब कर रहे हैं तो उस सारी प्रोसेस को वेल्डिंग बोल रहे हैं। बट आपकी आपके उस रूम में हर एक चीज के अलग नाम है, हर एक प्रोसेस के अलग नाम है, हर भाग के उसके मतलब अगर उसमें एक फ्लेम भी जनरेट हो रही है तो उस फ्लेम के भी हर भाग के अलग अलग नाम है। अब ये तो नहीं है कि अब आग जल रही है मतलब आप ये बोल देंगे कि नहीं बोले हमने फ्लेम मतलब फ्लेम, ये चीज नहीं है। फ्लेम सर आवाज नहीं आ रही थोड़ा। मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? हेलो। आ रही है सर। थोड़ा कम आ रही ना सर। हाँ नहीं तो ये, अच्छा अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, मैं तो फुल कर ही दिया हूँ। तो इसके बाद बोल हाँ, अरे यार ये क्यों हिल रहा है इतना ज्यादा। हाँ। अब टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि वेल्डिंग के लिए आप जो जो प्रोसेस यूज किए कर रहे हैं, जो मतलब हर एक जो
आपकी जितने भी मशीन के इक्विपमेंट हैं, आग जो उसमें फ्लेम जो जनरेट हो रही है, उसके कितने कितने मतलब भाग हैं, किस भाग को क्या कहेंगे, इन सब चीजों के लिए जो स्पेसिफिक नाम है। मतलब टर्मिनोलॉजी का, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब ही है जैसे आप सबके एक एक सेपरेट नाम है, आपको सिर्फ आपके नाम से जाना जाता है, न कि किसी और के नाम से। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी वेल्डिंग के लिए टर्मिनोलॉजी, मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग नाम। जैसे फर्स्ट चीज है फ्लेम। फ्लेम मतलब ये है कि ये मतलब फ्लेम से आप समझ ही रहे कि फ्लेम मतलब सीधा सीधा आग। अब आग तो हर एक चीज के लिए आग मतलब एक ही जैसी तो आग होगी नहीं कि आपको वेल्डिंग करना है, और वेल्डिंग के लिए अब हर जगह एक ही आग तो यूज कर नहीं सकते आपको। तो वहां पर जिस जिस अलग अलग टाइप्स की फ्लेम यूज की जाती है। तो जैसे नेचुरल फ्लेम था, फर्स्ट फ्लेम में नेचुरल फ्लेम में एक्चुअली ये देखा जाता है कि कार्बन यानी C2H2 और O2, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये नेचुरल फ्लेम जो सारी फ्लेम्स बता रहा हूँ। अब ये सारी फ्लेम्स मैं गैस वेल्डिंग के थ्रू दे रहा हूँ। तो गैस वेल्डिंग में हो रहा है कि आपकी जो नेचुरल फ्लेम है, क्या हो रहा है, फिर 6 लोग हो गए, कम हो जाते हैं। नेचुरल फ्लेम जो है आपकी 2H2 और, तो इसमें दोनों का रेशो 50-50 होता है। मतलब आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर को अगर आपने 3 पॉइंट तक के 30 के प्रेशर पर अगर खोल के रखा है, तो आपको एसिटिलीन सिलेंडर को भी 30 के ही प्रेशर पे खोल के रखना पड़ेगा। मतलब दोनों का प्रेशर सेम रखेंगे। इसके बाद में आएगा आपका कि नेचुरल फ्लेम जनरेट हो गई। अब उसका कलर जो होगा, अरे यार अजय कुमार साहू, नेचुरल फ्लेम जब आप जनरेट होगी तो इस ज्वाला के सिर्फ 2 भाग होते हैं। इसका टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचता है, ये 3260। क्या हो गया, कौन है? यार फिर गायब हो गए। लड़के लोग आते हैं फिर जाते हैं। नेचुरल फ्लेम के लिए देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले दोनों हमने क्या काम किए कि 50-50% पे दोनों फ्लेम का सेम प्रेशर पे, दोनों सिलेंडर को सेम प्रेशर पे हमने सेपरेट किए, स्टार्ट किए दोनों को। और उसके बाद जो अपना टॉर्च है, मतलब वेल्डिंग टॉर्च, ये नहीं टॉर्च मतलब उजाला करने वाला नहीं, वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च को आदित्य मिश्रा, वेल्डिंग टॉर्च को हम उस पे आग मतलब माचिस या टॉर्च से या लाइटर से हमें उसमें फ्लेम जनरेट किए। उसके बाद उसका फ्लेम का सेचुरेशन, कौन है? आदित्य अपना माइक ऑफ करो। आदित्य अपना माइक ऑफ करो। हम्म, डीजल का है सर, वो डीजल का है। अरे कोई बात नहीं, अब हमारे लिए सबके लिए बराबर है। हम जो क्लास अटेंड करना चाह रहा है करे, अच्छी चीज है। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ये दोनों के लिए है। ओमकार, जी ओमकार सर। अपना माइक ऑफ करो। अरे यार माइक ऑफ करने बोलो, लड़के कुछ गायब हो जाते हैं। ना थोड़ा कट गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन हो गए ना, अच्छा है। तो देखो आपकी जो फ्लेम है, अब सारी फ्लेम जो होगी 3 टाइप से जनरेट होगी। एक होगा नेचुरल, दूसरा होगा कार्बोराइजिंग, तीसरा होगा ऑक्सीडाइजिंग। अब ये 3 टाइप से इनमें मतलब सारी चीजें आप जैसे समझेंगे भी कि नाम से समझ सकते हैं कि नेचुरल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेचुरल में आप नॉर्मली लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिर्फ लॉजिक से समझ में आएगा कि देखो नेचुरल है मतलब यार बोले सब चीज बराबर है, और सब चीज बराबर मतलब 50-50%। तो एक आपका डाउट क्लियर हो गया। मैंने जो ये नोट्स बनाया हो ना, इसमें आपको सारी चीजें उस टाइप है ताकि आपको हर एक न्यू टाइप इजीली दिख जाए।
हर एक चीज का आपको टॉपिक समझ में आ जाए, उसमें उस टॉपिक से क्या आपके काम की चीज है। बाकी तो मैं आपको बोल बोल के बता ही रहा हूँ, कुछ चीजें याद रह जाएगी, कुछ चीजें भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, नेचुरल फ्लेम के लिए सबसे पहले आप क्या रख रहे हैं कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सब। एक और चीज, एसिटिलीन का फॉर्मूला याद रखना, C2H2। मैंने एसिटिलीन लिखा नहीं है, पर एसिटिलीन का फॉर्मूला लिखा है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो इन दोनों का नेचुरल है, नेचुरल के लिए 50-50 हो गया। अब इनका टेम्परेचर जो होगा, अरे यार ये क्या हो गया, कुछ चल रही है आप लोगों को दिख रहा है? सर दिख रहा है। अरे यार नेटवर्क इशू बहुत सारा है। किसका नेटवर्क? नहीं यार, मेरा नेटवर्क तो फुल है। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है ना सर। हाँ हाँ, ये किसका है यार? इसकी मैं बोला जाए तो जब से 9:30 बजे से सर यही प्रॉब्लम चल रही है मेरे इसमें। यार मैम के बिल्कुल आवाज इसमें नहीं भी आ रही है। यही था। इस तरह से मैम जो है 2:30 बजे का क्लास लेने के लिए बोल। मैं एक बार फिर से रिस्टार्ट करें हम लोग? यस सर। रिस्टार्ट करते हैं एक बार, आप सभी लोग फिर से एक बार ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये हम्म शायद नेटवर्क इशू आया तो। ओके। हम्म। या फिर अभी अभी देख रहे हैं? अभी तो आ रही सर, हेलो, वॉइस नहीं आ रही। वॉइस एक भी नहीं आ रही क्या? थोड़ा बहुत सर अटक अटक के आ रही है। अरे यार, वॉइस ही तो आना चाहिए। अरे ओमकार, जी सर। खास खासना नहीं ज्यादा? गले में खराश है तो खा रहे हैं। चलो, तो देखो आपका, अभी अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी तो स्टार्ट ही रहने दो। जी जी आ रही सर। हाँ, तो देखो आपके जो फ्लेम्स है, ये फ्लेम तीन टाइप्स के अब क्या है, देख रहे हैं आप? टर्मिनोलॉजी के बारे में चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से terminology बताती है कि वेल्डिंग के लिए जितनी भी प्रोसेस यूज की जा रही है, जिन जिन चीजों को यूज किया जा रहा है, जिन भागों को यूज किया जा रहा है, उन भागों के नाम ही टर्मिनोलॉजी है। वेल्डिंग की उपयोगी जिन भागों का टर्मिनोलॉजी। तो सबसे फर्स्ट चीज हो गया फ्लेम। अब फ्लेम में देखेंगे आप कि फ्लेम आपकी तीन टाइप्स की यूज की जाती है, क्योंकि फ्लेम है जो आग जल रही है उसमें। तो शुभम नामदेव जी, माइक ऑफ कर दीजिए अपना। हाँ। तो इसमें तीन टाइप्स की फ्लेम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लेम, नेचुरल फ्लेम। नेचुरल फ्लेम के लिए क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो जो है बराबर रखते हैं, 50-50% पे रखते हैं। मतलब दोनों का प्रेशर रेशियो, रेशियो यही होगा कि दोनों का प्रेशर, दोनों फ्लेम्स का प्रेशर आप सेम रखेंगे। तो 50-50 दोनों का रेशियो हो गया। नाम से समझ रहे हैं आप कि नेचुरल है। उसमें इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचता है 3260 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप इस फ्लेम में, अब इस फ्लेम के दो मुख्य भाग होगा, एक हो गया कोर या इंटरनल कोर बोलेंगे, और दूसरा हो गया आउटर एनवेलप। तो आउटर एनवेलप में देखो, इंटरनल कोर मतलब जो सबसे ब्लूइश एरिया जो रहता है। हेलो, हाँ, सबसे ब्लूइश एरिया जो आ रहा है, मतलब जो नीले कलर की जो फ्लेम आ रही है, एक सेंटर में नीले कलर का जलता है और बाद में फिर येलो कलर की फ्लेम जलती है। तो इसमें जो नीले कलर वाला फ्लेम जलता है, इसे इंटरनल या इंटर कोर, इनर कोर बोल सकते हैं, या इंटरनल कोर बोल सकते हैं। तो इसमें इनर कोर में आ गया कि इसमें जिसमें ब्लू फ्लेम जल रही है, तो ये आपका हो गया इनर कोर। और बाहर के लिए जितना भी आपका येलो या हल्की सी रेड एरिया में आता है, तो जितना येलोइश जो जलेगी फ्लेम, उसे बोलेंगे आउटर एनवेलप। सेकंड, अगर आप इसमें देखेंगे जैसे कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम, इसमें क्या होता है
कि देखो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा C2H2 से कम कर देंगे। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल था तो दोनों 50-50 था। कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन के परसेंटेज ज्यादा है इसमें, और कार्बन अपना किस में है, एसिटिलीन में सर है, इसको हिंदी में C2H2। क्या कहते हैं? हिंदी में एक हो गया प्राकृतिक, दूसरा जी सर। अ- अ- अति एसिटिलिक, अति एसिटिलिक। हाँ, या रिड्यूसिंग यस। या फिर सूक्ष्म भी बोलते हैं इसे। यस सर। हाँ, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकारक। यस सर। हाँ, तो जो ऑक्सीकारक एक हो गया कार्बोराइजिंग मतलब एसिटिलीन या अति एसिटिलिक। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो कार्बोराइजिंग कार्बन, और कार्बन किस में है, एसिटिलीन में, C2H2 में। तो C2H2 में नाम से समझ में आ रहा है कि बोले देखो नेचुरल के लिए हमने क्या किए थे, नेचुरल मतलब बोले सारी चीजें नॉर्मल, तो 50-50। कार्बोराइजिंग में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कम और C2H2 का प्रेशर ज्यादा। तो देखो अपना क्या होगा कि अगर C2H2 का प्रेशर ज्यादा करेंगे, कार्बन का प्रेशर ज्यादा होगा, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ये आप लोग सारी चीजें आप जानते ही हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर आप जैसे ही कम करेंगे तो वो चीज जलने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अब चूल्हे में भी लकड़ियां जब लगाते हैं तो ज्यादा लकड़ियां लगा दो तो धुआं मारने लगता है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि उसमें अब हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज क्यों करते हैं, ये भी एक सवाल उठेगा। क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम, अब अगर इसमें कार्बन ही ज्यादा निकल रहा है, इसमें टेम्परेचर भी इसका कम हो रहा है। क्योंकि देख लीजिए नेचुरल फ्लेम का जो था ये 3260 था, पर जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का 3038 हाईएस्ट पहुंचता है इसका टेम्परेचर। एक तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर रहे हैं। पर इन सब चीजों के लिए मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेल्डिंग कर रहे हैं। नेचुरल वेल्डिंग आप उस समय करते हैं जब आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल सी ज्वाइंट चाहिए, मतलब, और जिनके लिए जो मेटल आपकी पिघलने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर ले रही है। हम्म तो उस जगह पे हम नेचुरल नेचुरल वेल्डिंग का यूज करेंगे, नेचुरल फ्लेम का। कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करना है जब हमें, तो इसमें इसके देखो जहां हमें अब थोड़े कम टेम्परेचर में अधिक, देखो जहां पे आप ज्यादा कार्बन फेंकेंगे, जिस ज्वाइंट पर आप ज्यादा कार्बन मिलाएंगे तो वो ज्वाइंट कठोर होगी। आपको मैं मेटल्स के बारे में भी जब एक दिन पढ़ाया था तो उस दिन भी बताया था कि अगर आपने ज्यादा कार्बन मिलाए तो वो धातु भंगुर हो जाती है। मैं जिस दिन मेटल्स के बारे में पढ़ा था रूम में, आपको जो मैं क्लास में पढ़ाता था उस पे, तो है कि नहीं आप लोग, हाँ है। तो वही है कि जब आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखे थे उस टाइम पर भी देखे होंगे आप लोगों ने कि अगर आपने कार्बन का रेशो 0.8% तक है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील सबसे नर्म था। इसके बाद जैसे जैसे हम कार्बन का रेशो बढ़ाते गए थे तो कास्ट आयरन तक आ गया था। मतलब 2 से 8% अगर कार्बन उसमें कार्बन की मात्रा या मेटल में थी तो वो कास्ट आयरन हो जाता था, और कास्ट आयरन था भंगूर। तो यहाँ पर भी वही है, कार्बोराइजिंग फ्लेम एक तो हार्ड तुरंत हो जाती है, और कड़क, जिस जगह पे हमें अत्यंत कठोर ज्वाइंट चाहिए, जिस जगह की ज्वाइनिंग हमें कठोर चाहिए वहां, और तुरंत मतलब ये चाहिए कि देखो आप जितना माइल्ड रखना चाहेंगे, जितना नर्म रखना चाहेंगे, उतना धीरे उसको ठंडा करना पड़ेगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, जल्दी से गर्म होगा, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो जल्दी से ठंडी भी होगी। मतलब आपने पिघला दिए उस धातु को, उस ज्वाइंट पर कार्बन के वैल्यू ज्यादा हो गई, और वहां पर आप जब भी फिलर मटेरियल डालेंगे तो फिलर मटेरियल जल्दी से जम के वहां पे हार्ड ज्वाइनिंग देगा। अब हार्ड ज्वाइंट दिया
तो हार्ड ज्वाइंट टूटेगा भी जल्दी, पर हार्ड ज्वाइंट आपको जल्दी से ज्वाइंट भी देगा। तो आपको जब भी जल्दी से और हार्ड ज्वाइंट चाहिए, उस टाइम पे आप कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए क्या हो रहा है कि इसमें 3 कोर होते हैं। एक होता है इनर कोर, दूसरा एसिटिलीन फेदर, और तीसरा होता है आउटर एनवेलप। तो देखो, इनर कोर जो सबसे ब्लू एरिया, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जल रही है। एसिटिलीन फेदर जो हल्का येलो एरिया आएगा। मतलब देखो, जब भी ऑक्सीजन जलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा जलेगी उतना ज्यादा ब्लू होगा। ऑक्सीजन जलने के बाद ब्लू होता है, एसिटिलीन जलने के बाद येलो एरिया देता है। और जो आउटर एनवेलप जो बनता है, ये हल्का रेडिश बनता है, मतलब हल्का सा रेड आने लगता है, जिसके कारण टेम्परेचर उसका कम होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका कहाँ होगा? इनर कोर पे, और उससे बाद एसिटिलीन फेदर पे। इसके बाद वाला जो आपका टेम्परेचर आएगा, ये आएगा आउटर एनवेलप पे। आउटर एनवेलप पे, अरे यार, घर में भी जो गैस हम चालू करते हैं खाना पकाने के लिए, तो नीचे वाला जो एरिया, जो बर्नर के पास वाला एरिया होता है, वो ब्लू होता है, और ऊपर आने के बाद हल्की रेड, येलो और रेड होने लगती है गैस। तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर भी एसिटिलीन ही यूज किए हैं, ऑक्सीजन यूज कर ही रहे हैं। अरे कहाँ गया? अब इसका टेम्परेचर इशू जो था, वो टेम्परेचर्स के बारे में देखें कि कितना है, क्या है, और क्यों हम यूज किए कार्बोराइजिंग फ्लेम का। फिर आएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब देखो, कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में कठोर वेल्ड के लिए मैं नाम से ही बताया था कि आपको जहां कार्बन की वैल्यू अगर आपने ज्यादा की है, कार्बन का परसेंटेज आपने जैसे जैसे ज्यादा किए, तो आपको वहां पर हार्डनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज तो बढ़ता ही रहेगा, हमेशा से यही देखना पड़ेगा आप लोगों को कि जहां जहां आप कार्बन के परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, मतलब वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर और हार्डनेस बढ़ती रहेगी। सेकंड चीज आएगा आपका कि अब थर्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहेगा, और C2H2 मतलब एसिटिलीन का प्रेशर कम रहेगा। तो इसके देखिए, मैंने क्या बताया था कि जहां ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जलेगा, वहां टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और जो ब्लू फेदर जो बनता है, मतलब आपने फर्स्ट वाले में जो फ्लेम बनी हुई है, एक हल्का सा जो मैंने नेचुरल फ्लेम के नीचे एक हल्का सा जो टॉर्च और इनर कोर और आउटर एनवेलप के बेस में जो फ्लेम बना के दिया है, तो इस फ्लेम में इसी टाइप से फ्लेम। अब क्या हो रहा है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम जो था, इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं, मतलब एक और सेंटर में एक और पार्ट आता है। बट आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा? इनर कोर होगा और आउटर एनवेलप होगा। पर इसका इनर कोर देखो, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो इसका इनर कोर बड़ा होगा, मतलब आधा 50% एरिया आप ब्लूइश रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर येलो होने लगेगा। तो मैक्सिमम एरिया ब्लूइश होता है, तो जितना एरिया ब्लू रहेगा उतना एरिया हाई टेम्परेचर जनरेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी, तो वो उसके कारण ज्यादा जलेगा। यार अभी जैसे जितने भी कोविड मरीज है, इनको सबको ऑक्सीजन जितनी ज्यादा सिलेंडर में दो, उतना ज्यादा जी रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो निपटने लगते हैं, तो वही चीजें चल रही है। इसके बाद की प्रोसेस आएगी आपकी कि देखो, अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, टेम्परेचर हाई हो गया, फ्लेम में फ्लेम का कलर ज्यादा ब्लू दिखेगा। ब्लू दिखने का भी कारण मैं बता दिया कि आप लोगों को कि ब्लू क्यों दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जलने के बाद में ब्लू आता है, एसिटिलीन जलने के बाद में हल्का रेडिश आता है। मतलब पहले उसमें येलो आएगा, हल्का एकदम पतली लेयर येलो की, और जो एजेस आएंगे उसके कॉर्नर जो एरिया होता है, वो हल्का रेड होने लगता है। तो अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जितने भी आप स्टील की ग्रिल जो बनती है आपकी सीढ़ियों में, और छत की जो ग्रिल्स बनती है, या स्टील वर्किंग वाले जो भी लोग हैं, वो लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस पॉइंट पर मजबूती ज्यादा चाहिए। और स्टील, एक तो स्टील क्या होता है, ज्यादा मजबूत चीज है।
इसे पिघलाने के लिए भी टेम्परेचर ज्यादा लगता है, तो वो टेम्परेचर आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जनरेट करती है। फिर क्या दिया है, एक और चौथी फ्लेम होती है डेटोनेशन फ्लेम। डेटोनेशन फ्लेम जो होता है, इसका यूज वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता, ये कटिंग के लिए यूज किया जाता है डेटोनेशन फ्लेम। क्योंकि डेटोनेशन फ्लेम नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटोनेट मतलब धम, मतलब ये क्या करेगा, फाड़ने का काम करेगा किसी भी चीज को। जैसे बॉम्ब्स के लिए यूज करते हैं डेटोनेटर, एक बॉम्ब्स के लिए नॉर्मली यूज किया जाने वाला वर्ड है ना। तो वही चीज है कि डेटोनेशन फ्लेम जो है, डेटोनेशन फ्लेम आपको यूज कराएगी ताकि जब आपको कटिंग देना रहता है, अब हर जगह तो हम वेल्डिंग देते नहीं, वेल्डिंग मशीन से ही, वेल्डिंग कटर से ही वेल्डिंग करते हैं और कटिंग भी करते हैं। कटिंग क्यों, क्योंकि बहुत सारे जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे आप कई बार हेक्सॉ पकड़ के कटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां आप हेक्सॉ नहीं चला सकते, कटर नहीं चला सकते, ग्राइंडर नहीं चला सकते, तो वहां की उन भागों को, उन मेटल भागों को तेजी से कट करने के लिए आप डेटोनेशन फ्लेम का यूज करते हैं। मतलब ये भी एक नॉर्मली फ्लेम ही है, बट इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है उनका प्रेशर हाई कर दिया जाता है, 50 के ऊपर कर दिया जाता है इनका प्रेशर दोनों का। तो क्या हो रहा है, देखो शुरू में मैंने बताया था आपको कि 20 और 30 के बेसिस पे प्रेशर रखा जाता है, 20 और 30 बार पे, पर अगर 50 बार से ऊपर अगर प्रेशर करती है तो इनमें डेटोनेशन फ्लेम का काम करती है, वो फिर फाड़ने का काम करती है। तो जैसे बड़ी बड़ी शीट्स को, टीन के, आप इंडस्ट्री में है तो कवर रहते हैं, लेयर्स रहती है, इन्हें फाड़ना है, तो इन सब चीजों को फाड़ने के लिए फिर डेटोनेशन फ्लेम का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसका वेग ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। तो एक और चीज, सेकंड लेयर आपका ऑन कर रहा हूं, सेकंड पेज। क्या था कि आपका जो फ्लेम्स आप यूज करेंगे, इसके बाद आएगा अब आर्क। क्योंकि देखो फ्लेम्स, एक जो वर्डिंग थी एक फ्लेम, इसके बाद आएगा सेकंड वर्डिंग आर्क। अरे यार अर्पित त्रिपाठी कौन है, आर्क इस, देखो आपका फर्स्ट वेल्डिंग जो थी सर वो ये थी, आर्क क्या कहलाता है? बता रहा हूँ उसी चीज में आ रहा हूँ मैं, आर्क पर ही आ रहा हूँ। क्या था आर्क, मतलब किन्हीं भी इलेक्ट्रोडों को मिलाने पर उनके बीच जो आग जो जनरेट हो रही है, उनके बीच जो हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, जिसके कारण हम वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक परिभाषा भी लिखा हूँ सामने, हल्की सी देख सकते हैं आप, कि बोले इलेक्ट्रोडों के मध्य हवा में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के विसर्जन। अब क्या हो रहा है, ये आर्क जो जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में बता रहा हूँ। देखो अभी तक जो बता रहा था कि जो फ्लेम जनरेट हो रही थी, फ्लेम जनरेट हो रही थी वो आपका गैस वेल्डिंग में, तो गैस वेल्डिंग में जो जनरेट हो रही है वो हो रही है फ्लेम। और इलेक्ट्रोडों से जो जनरेट होगा ये होगा आर्क। आर्क जनरेट होने का कारण क्या है कि जब दोनों इलेक्ट्रोडों को आप, दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, एक तो 400 एम्पियर का उनमें धारा प्रवाह होता रहता है। आप लोगों ने छोटी वाली भी वेल्डिंग मशीन अगर देखी होगी तो उसमें भी 400 एम्पियर का रहता है, और एक 250 एम्पियर की आती है। तो जो, अरे यार, कौन आ रहा है यार, क्या रहा लोग। तो जो आर्क जो जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है कि इनमें अब दोनों इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब आप कर रहे हैं। अब एक और वेल्डिंग में आप लोगों को शुरू में क्या बताया था कि लेथ मशीन पर भी कुछ वेल्डिंग होती है, पर उस वेल्डिंग को हम आर्क वेल्डिंग नहीं बोल सकते,
उसमें कोई आर्क जनरेट नहीं हो रहा है, उसमें कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा है, उसमें कोई हम पिघलाने के लिए दूसरी चीज को जनरेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, लेथ मशीन पर जो करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग करते हैं। मतलब जो जिन दो भागों को हमें जोड़ना है उन दोनों भागों को ज्वाइंट करते हैं और फिर लेथ पर घुमा देते हैं। एक को डेड सेंटर पे रखते हैं, दूसरा लाइव सेंटर पे रहता है, मतलब चक में फंसा हुआ होता है। तो इन दोनों भाग जब एक दूसरे के बीच फ्रिक्शन करते हैं तो घर्षण के कारण टेम्परेचर उनका जनरेट होता है, बीच की धातु मेल्ट होती है और वो आपस में चिपक जाती है। वहां पे हम कोई फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते। अब जो आर्क के बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये क्या हो गया, कि इलेक्ट्रोडों के मध्य हवा में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन। अब देखो आर्क कब जनरेट होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एकदम करीब में लाएंगे। तो एक जो 3 mm और 3 mm से 5 mm का जो डिफरेंस होता है इन दोनों, क्या हो रहा है अर्पित? ये क्या स्केचिंग कर रहे हो? अर्पित भाई क्यों कर रहे हो भाई? सर स्केचिंग काम कर रहा है। अर्पित कर रहा अर्पित है, अर्पित त्रिपाठी क्यों है अर्पित भाई, कोई दिक्कत है क्या? वहां से हटा दो ना सर। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, सबको सुनने दो। वैसे दिख रहा है उतना कोई ज्यादा गलत नहीं हुआ है। तो वही चीज है, देखो क्या है कि जब भी आप दो इलेक्ट्रोड जब भी जोड़ेंगे, दो तार जैसे ही आप लोग देखे भी होंगे कि दो तारों को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जब जोड़ा जाता है तो उनके बीचों में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है उसके कारण वहां पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। और उस एक एरिया में जो 3 से 5 mm वाला जो एरिया होता है, उस एरिया में हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। और वहां पे जो अरे यार, ये अर्पित त्रिपाठी कर क्या रहे हैं? इस बीच में डिस्प्ले में आ रहा है, इसका ऑप्शन होगा ना प्रॉब्लम इसका। क्या है सर? पता नहीं। हट भी गया, हट गया, हट गया, हट गया। हम्म, हम्म। हाँ, इसके बाद है, देखो क्या है, हम आर्क के बारे में समझे। इसके अब फिलर रॉड भी तो हमारे लिए जरूरी है, और फ्लक्स। कि फिलर रॉड और फ्लक्स का मतलब ही है कि हमें किस जगह पे, अब मतलब हम जिन जिन दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां बीच में फिलर मटेरियल लगेगा। कि जिस चीज से हम ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब अब ये है कि हम अगर एल्यूमिनियम की चीज, मतलब अगर हम आयरन की चीजों को अगर ज्वाइंट कर रहे हैं तो वहां पे फिलर रॉड हम एकदम हल्का वाला तो यूज कर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप आयरन को ज्वाइंट कर रहे हैं और अगर एल्यूमिनियम फिलर रॉड यूज करेंगे तो यार ये भी सही चीज नहीं है। और ये चीज सही इसीलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही उस बी उस ज्वाइन करने के लिए जैसे ही हम वहां पर आर्क जनरेट करेंगे तो आर्क जनरेट करने से क्या होगा कि टेम्परेचर होगा। अगर हम आयरन को ज्वाइंटनिंग दे रहे हैं और अगर हम वहां पे फिलर रॉड के रूप में एल्यूमिनियम यूज करें तो एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट है, ये अप्रोक्स 600 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम खत्म होने लगता है। पर आयरन के लिए मिनिमम 1523 डिग्री सेल्सियस लगता है। तो क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में ही पिघल गया हमारा फिलर रॉड तो वहां पर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। तो हमारे फिलर रॉड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ये कम से कम 1200 के आसपास रहना चाहिए। तभी हम 1500 और 2000 जो मेल्टिंग टेम्परेचर है इन सब चीजों को हम ज्वाइंट कर सकते हैं। तो फिलर रॉड क्या है, ये एक बेस मेटल के हिसाब से ही चुना जाता है। और जो फ्लक्स है ये पिघली अवस्था में फिलर मेटल को, देखो क्या मैटर ये है कि जब आप फिलर रॉड के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिलर रॉड तो जिस बेस मेटल का, हम जिन मेटल्स को जोड़ रहे हैं उन्हीं लगभग मेटल्स का या उसी के अलॉयस का फिलर रॉड यूज करेंगे। बट हमें इस फिलर रॉड के लिए, अब देखो क्या होता है कि जब हम पिघलाते हैं किसी भी चीज को
मतलब उस जगह पे अगर हमने कोई टेम्परेचर जनरेट की है तो वहां पे उस एरिया में जो वेल्डिंग वाला एरिया है, वेल्डिंग पूल कहते हैं इसे। तो वेल्डिंग पूल में मतलब पूल मतलब पिघली हुई धातु, तो पिघली हुई धातु में जब आप कर रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको जोड़ने के लिए उस जगह में ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा बहुत ज्यादा मात्रा में। और अगर ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होने से सबसे ज्यादा क्या लगता है, जंग। तो मेन मैटर है उस जंग से बचाने के लिए वहां पे हम फ्लक्स का करता है, एक प्रकार का एरिया कवर करता है, ताकि हमने जितना जिस जगह को हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो ये जो फ्लक्स है, हम फिलर रॉड अलग से और फ्लक्स अलग से, दो तीन चीजें अगर अलग अलग से करेंगे तो अब यार हमारे पास तो दो ही हाथ हैं और ये तीन चार चीजें हैं। तो जो फिलर रॉड होता है, रॉड के ऊपर ही फ्लक्स की कोटिंग कर दी जाती है। जो फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है, जिसको आप वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, जो पिघलते जाती है। तो क्या हो रहा है कि फ्लक्स देखो, फिलर रॉड मतलब जो अंदर जो मेटल की रॉड है उस वेल्डिंग रॉड में, वो पिघलने का काम करेगी, और वो पिघल के जो दो हमारे सेपरेट चीजें हैं इनको ज्वाइंट करने का काम करती है। दूसरा चीज हो गया कि ऊपर जो हमने कोटिंग किए थे, ये जो कोटिंग है फ्लक्स की, ये फ्लक्स की कोटिंग हमारा है। अब जो पिघला हुआ वेल्डिंग पूल जो जनरेट हुआ है, वेल्डिंग पूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस एक गड्ढे नुमा आकृति में, उस जिस जगह पे हम ज्वाइंट दे रहे हैं तो वहां एक गड्ढे नुमा आकृति हो जाती है शुरू में, और उस जो मग या जगनुमा आकृति जो क्रिएट हो जाती है वहां पे टोटल पिघली अवस्था में धातु रहती है कुछ देर के लिए। तो उस पिघली हुई अवस्था में धातु है, इसीलिए उसे वेल्डिंग पूल मतलब एक पूल के रूप में जनरेट किया हुआ है। अब इस चीज को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ज्वाइंट करने के लिए देखो क्या हो रहा है, बाहर के ऑक्सीजन से और हवा के, तो जल्दी से हो सकता है जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर बाहर के ऑक्सीजन के संपर्क में जल्दी से आ गया तो कि सबसे ज्यादा जंग कब लगता है, जब एक तो नमी हो और दूसरा ऑक्सीजन हो। तो आपको पिघली हुई धातु है तो नरम है ऑलरेडी हो, पर अगर वहां पे ऑक्सीजन भी हम ज्यादा मात्रा में डाल देंगे सब चीजों से बचने के लिए वहां पे हम फ्लक्स का यूज करते हैं। और फ्लक्स का किस चीज पे होता है, जो वेल्डिंग रॉड आप यूज कर रहे हैं उसकी कोटिंग कर दी जाती है, ताकि हम बार बार एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से ना पकड़ना पड़े। फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का इनका जो है ये अंतर, अब इलेक्ट्रोड मतलब एक हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। इससे अलग चीजों में आपको इतना ज्यादा ध्यान देने का नहीं है कि बोले नहीं हमें क्या इलेक्ट्रोड है एक। अब ये डिपेंड करेगा कि अभी बताऊंगा उसमें पोलैरिटी आएगी। इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब डिपेंड करेगा कि दोनों अगर आपके इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा पॉजिटिव यूज कर रहे, किसे पॉजिटिव बनाना है किसे नेगेटिव बनाना है, ये भी आपको डिपेंड करता है। तो आप दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर होते हैं, और फ्लक्स कोटेड कोर वायर होता है। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, दो कोर वायर यूज किए हैं। इसकी पोलैरिटी के बारे में आज बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम भी होता आ रहा है। तो इसमें देखो पोलैरिटी का मतलब ही है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज को नेगेटिव देंगे, दूसरे को पॉजिटिव देंगे। तो इनके लिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया जाना सिरों को, इसी ही चीज को हम पोलैरिटी बोलते हैं। अब पोलैरिटी में आ गया कि डीसी वेल्डिंग मशीन में पॉजिटिव सिरे पर अधिक ताप बनता है। अब देखो पोलैरिटी में ये हो रहा है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अप्रोच करते हैं। नेगेटिव है मतलब भूखा है, पॉजिटिव है मतलब यार इसका पेट भरा है, आराम से पड़ा हुआ है, वो दे सकता है, दानी आदमी है। तो पॉजिटिव हो गया दानी और नेगेटिव हो गया ग्राही। तो अब देखो आपके लिए स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, दो टाइप की पोलैरिटी यूज करते हैं। तो स्ट्रेट पोलैरिटी जो है, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि अब आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर आप पॉजिटिव प्लस पॉइंट के प्लस इलेक्ट्रोड पे अगर आपने रखे हैं
तो मतलब आप जितनी भी हीट जनरेट कर रहे हैं उसका 66% भाग स्ट्रेट जा रहा है। मतलब जहां पे आप प्लस बनाएंगे उस पे, मतलब ये देख लो कि प्लस मतलब इसके पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, माइनस कम है। तो जिसके पास प्लस पॉइंट देंगे तो उसको 66% टेम्परेचर मिलेगा, और जिसको हम माइनस देंगे उसे हम 34% टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर आपको भारी वेल्डिंग करना है तो स्ट्रेट पोलैरिटी देंगे, मतलब वर्कपीस को पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि देखो भारी जॉब है, बड़ा जॉब है, बड़ा वर्कपीस है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर वर्कपीस पे लगेगा। और छोटा वर्कपीस है तो आपको कम टेम्परेचर वर्कपीस पे देना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि अगर कम ज्यादा टेम्परेचर वर्कपीस पे दे देंगे छोटा जॉब में तो पूरा जॉब ही पिघल जाएगा और खराब हो जाएगा। ये सब बचने के लिए हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि फॉर स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी यूज कर रहे हैं, तो हमें अब यूज करना है किस टाइप से यूज करना है। तो हमें ये चीज समझ में आ गया होगा मेरे लोगों को कि कौन सा पोलैरिटी करेंगे। देखो क्या हो रहा है, भारी जॉब मतलब बड़ा है, बड़े को भूख ज्यादा लगती है, और भूख ज्यादा लग रही मतलब ताप की भूख ज्यादा है। ताप उसको ज्यादा कब मिलेगा, जब उसको पॉजिटिव करेंगे। बस इस टाइप की चीजों, मतलब लॉजिक लगा के आप लोग, अगर आप लोग याद रखेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने ये चीज आपको पहले भी भेजा था, पर मुझे नहीं लगता कि उतना आसानी से समझे होगे। जैसे आपको अगर लोहे की चादरों पे अगर कर रहे हैं तो आपको लोहे की चादरों को पॉजिटिव देना पड़ेगा। अगर आपको पतली एल्यूमिनियम शीट पे अगर कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव देना पड़ेगा। इसके बाद आएगा आपका लास्ट टॉपिक है, वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड को विशेष प्रकार से घुमाना चाहिए। बस ये 3 टाइप्स अलग अलग शेप में दिए हूं कि हमेशा जब भी आप वेल्डिंग करें तो आपको जिग जैग, अरे यार ये चला रहा है, जिग जैग के फॉर्म में ही घुमाना पड़ेगा। मतलब जिग जैग या कर्व शेप में। अगर आप वेल्डिंग सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में खींच रहे हैं तो आपकी वेल्डिंग उतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट के लिए आपके ज्वाइंट अगर मान लो 2 mm 3 mm का ही है तो कोई बात नहीं, सीधी लाइन खींच लो। पर अगर जब भी आप लंबी ज्वाइंट करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोड हिलते रहना चाहिए हल्का सा। तो ये चीजें भी डिपेंड करती है।